डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम विकास सोलंकी है और मैं आपकी कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का शिक्षक हूँ। लास्ट सेशन में आपको संधि के प्रकारों को परिभाषा के रूप में समझाया गया था। अतः इस सेशन में हम संधि के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझेंगे और संधियों को कैसे पहचानते हैं ये भी जानेंगे। अभी तक जो हमने संधि के बारे में पढ़ा है उसे एक बार और रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। संधि तो आपको समझ में आ ही गई होगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, जोड़ या मिलान। परिभाषा के रूप में देखते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकास या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है वर्ण। अब ये वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, क, ख, ग आदि। यहाँ पर हमने संधि के कुछ उदाहरण भी लिए हैं, जैसे विद्या धन आलय विद्यालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सत धन जन सज्जन, भानु प्लस उदय भानुदय, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। यहाँ तक आपको संधि के बारे में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब हम संधि के प्रकारों को देखेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझने के पूर्व हम यह देखते हैं कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते क्या हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती है जो कि जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, जैसे आ, ई, ओ आदि। ये सभी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। स्वर 11 होते हैं। और अब हम स्वर व्यंजन के बीच के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, जैसे आ, ई, ओ। जबकि व्यंजन की बात करें तो हमें क भी बोलना होता है, तो क में भी अ होता है, उसमें भी स्वर आता है। इसलिए जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन स्वर के माध्यम से बोला जाता है, यह स्वर के साथ ही बोला जाता है। इस तरह स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट होता है। इससे आपको संधि के प्रकारों को पहचानने में मदद मिलती है। अब हम विसर्ग को देखते हैं। विसर्ग क्या होता है? बहुत आसान है विसर्ग को समझना। जिस भी शब्द के अंत में आपको इस तरह का निशान दिखाई दे उसे विसर्ग समझ लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, संधि के प्रकार को समझते हैं। संधि के प्रकार में सबसे पहले हम स्वर संधि को समझते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद जब कोई स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर स्वर हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। यहाँ पर भानु उ और उदय में भी आगे उ है, इसलिए इसका बड़ा उ हो गया तो भानु उदय हो गया। सदा प्लस एव, सदा के आखिरी में बड़ा आ है और एव में ए है, इसलिए यहाँ डबल ए की मात्रा हो गई सदैव। ऐसे ही हम नय प्लस एक नायक, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को समझेंगे। अब हम दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, दीर्घ मतलब इसमें बड़ी मात्राओं का उपयोग होता है। आ, ई, उ जैसे स्वर, और इधर दूसरे शब्द में आ, ई, उ बड़े शब्द मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ बनाते हैं। दीर्घ संधि में आप जितने भी शब्द देखेंगे वे सभी बड़ी मात्रा वाले आएंगे। जैसा कि आपको पता है, 2 शब्दों के परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो 2 शब्द मिले हैं
जैसे धर्मार्थ, धर्म और अर्थ मिले तो जो बीच में सेंटर है यहीं से बड़ी मात्रा से इसे पहचाना जाएगा। अब हम शब्दों को देखकर पता करने की कोशिश करेंगे कि ये किस संधि का अंतर्गत आता है। जैसे ये शब्द है धर्मार्थ, इसमें सेंटर में हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि का है। धर्मार्थ में बड़ा आ है, स्वार्थी में भी बड़ा आ है, देवार्चना में भी बड़ा आ है। जैसे यहाँ पर है परीक्षार्थी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। सीमांत में भी बड़ी ई की मात्रा है। भानुदय, भानुदय में बड़ा ऊ है। वधुत्सव, इसमें बड़ा ऊ है। लघुत्तर, लघुत्तर में भी बड़ा ऊ है। इसी तरह हम दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ को पहचान कर संधि की व्याख्या कर सकते हैं। आइए अब स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि, जब शब्द के पहले शब्द के आखिरी में आ और दूसरे शब्द के शुरुआत में ई, ऊ और री हो तो उसकी जगह पर ए, ओ और अर हो जाता है। इसको समझने के लिए सीधा सा अर्थ है, जहां पर भी आपको शब्द में ए की मात्रा दिखाई दे या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे, उसे हम सीधा गुण संधि से परिभाषित करेंगे। इसके साथ ही अगर आखिरी में ऋषि आए, जैसे र आए, इस तरह का र आए, महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, आखिरी में ऋषि आए, उसे भी गुण संधि से माना जाता है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वृद्ध यानी बूढ़ा। इसमें अगर शब्द के आखिरी में आ और दूसरे शब्द के पहले में ए, ओ हो तो उसकी जगह पर ए और अ हो जाता है। इसको समझने का सीधा सा फंडा है कि जिस शब्द में भी आपको डबल ए मतलब आई की मात्रा दिखाई दे, यहाँ पर आई की मात्रा दिखाई दे रही, ये सीधा सा वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। यहाँ पर औ की मात्रा है, ये रहा औ की मात्रा। जहां भी आपको औ की मात्रा या आई की मात्रा दिखाई दे ऊपर की तरफ, वो सीधा वृद्धि संधि का ही एक उदाहरण होता है। यण संधि, इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी हुई है। अगर किसी शब्द के आखिरी में ई, ऊ, री हो और दूसरे शब्द के पहले आ, ऊ, ए, ऐ हो तो उनकी जगह पे य, व, र हो जाता है, या फिर कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर रहेगा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में आधा त और य है। यद्यपि में भी आधा द और य है। अध्यादेश, अध्यादेश में आधा द और य है। प्रत्येक में आधा त और य है। अयादि संधि, अयादि संधि में अगर किसी शब्द के अंत में ए, ओ, औ जैसे स्वर हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में आ, ई, ऊ, ई हो तो उनके स्थान पर ऐ, औ और आओ हो जाता है। इनके शब्दों को भी आप आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि ये अयादि संधि का ही उदाहरण है। जैसे नयन, नयन में आय है। शयन, शयन में भी आय है। नायक, आय। मायक, आय। नायिका में आई करके शब्द है। पावक, पावक में आओ। इस तरह इसमें अलग ही पहचाने जा सकते हैं इन शब्दों को।